संविधान, बराबरी, न्याय, भाईचारा, ये सब शब्द सुनने के बाद आपको किस इंसान की शक्ल ने याद आ रही है? ये सब शब्द सुनने के बाद कौन इंसान है जो आपकी नजर में आ रहा है? आप एकदम ईमानदारी से जवाब देना, क्या वो बाबा साहब नहीं है? और अगर उनकी शक्ल आपके दिमाग में आ रही है तो वही है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान निर्माता भी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बाबा साहब ही क्यों रियल फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो भी इस तरह के डिबेट्स में इन्वॉल्व है कि ये भी हैं वो भी हैं, वो सारी डिबेट बहुत फैब्रिकेटेड लगेगी आपको। और जो बातें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उनको आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। इस पूरी डिबेट की शुरुआत कब से होती है वो देखने की कोशिश करें। हमारे संविधान के इतिहास को मैंने पहले ही आपको बताने की कोशिश करी है बहुत बार, लेकिन अगर आप भारत के संविधान के इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उस इतिहास को अगर आपको समझना है तो आपको याद करना पड़ेगा कि संविधान सभा कैसे बनी थी, संविधान सभा में कितने लोग थे, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो किस रोल में थे। और उस रोल से ही आपको पता लग जाएगा कि संविधान निर्माता होना क्या होता है। भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत का संविधान दुनिया के बहुत बेहतरीन संविधान में से एक है। उसका एक बड़ा कारण है कि इतना विविध देश है हमारा, इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और लगभग 77 साल हो गए हैं संविधान को लागू हुए। और तब से लेके 75 साल बाद भी अभी भी हमारा देश वैसे ही चल रहा है। फ्रांस ने बहुत बार संविधान बदले हैं। दुनिया के अलग अलग देश हमारे आसपास देखेंगे, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, उन सब देशों की आप हालत देखने की कोशिश कीजिए। वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं आई। भारत में अब भी लोकतंत्र चल रहा है, सारी तरीके से चीजें अच्छी चल रही हैं, रिजर्वेशन की व्यवस्था अच्छी चल रही है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, वो सारी चीजें चल रही है। और उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि संविधान बेहतरीन था। वो संविधान बनाने वाली जो सभा थी उसमें कितने लोग थे? अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप 5 नाम नहीं बता पाओगे। बी एन राव उसमें से नहीं थे। जो सभा थी उसमें से 299 लोग थे, उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, पंडित नेहरू थे, पी एस देशमुख थे। बहुत सारे नाम हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जे बी कृपलानी के बारे में आपको पता होना चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पता होना चाहिए। और वो जो बातें हैं वो बातें ऐसी हैं कि कैबिनेट मिशन आता है 1945 के आसपास भारत में, और वो तय करता है कि भारत में एक संविधान सभा होगी और भारत वालों के पास अधिकार है अपना संविधान बनाने का। उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन है उसके बारे में बातें बहुत क्लियर नहीं थी। तो एक संविधान सभा बनाई गई कि जितने भी प्रोविंसेस हैं ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत, वहां से लोग चुने जाएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन से, और जो राजे रजवाड़े हैं वहां से भी लोग चुन के आएंगे, और वो लोग एक देश का संविधान बनाएंगे। 389 लोग चुन के आए और तय हुआ कि यही लोग हमारे देश का संविधान बनाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी संविधान सभा में नहीं आएंगे। उसके बाद जो भारत की संविधान सभा थी उसमें 299 लोग थे। उन 299 लोगों में से 229 लोग जो थे वो थे ब्रिटिश इंडिया के, और 70 लोग जो राजे रजवाड़े थे वहां के लोग थे। उनमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, कि जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट है वो कैसे बनेगा, इसको डिफेंड कैसे किया जाएगा, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको डिफेंड कौन करेगा, वो सारी बातें जो तय हो रही थी वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के गाइडेंस में, और उन्होंने डिफेंड भी करा सारी चीजों को। तो ये तो बातें हैं बेसिक संविधान के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। परमानेंट टेम्परेरी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में बी एन राव जी थे। ये तो बातें हैं, बेसिक बातें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको उस कंट्रोवर्सी की तरफ लाने की कोशिश करूंगा जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है कि क्या बाबा साहब को जो रोल दिया जाता है संविधान निर्माता का वो रोल गलत है कि सही है। इसकी ज्यादातर शुरुआत क्या है, इसमें कहीं ना कहीं एक कुंठा भरी हुई है। तो इस पूरे डिबेट की जो शुरुआत है वो बहुत फैक्चुअल हिस्टोरिकल बेसिस पे नहीं है। इस पूरे डिबेट की शुरुआत कहीं ना कहीं माइंडसेट के साथ है। इस देश में अब भी जाति बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ लोग अब भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस देश का संविधान किसी पिछड़े तबके से आने वाले इंसान ने बना दिया, और इतना बेहतरीन संविधान बना दिया। अगर आप रियल में संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि कितनी बार, लगभग 7,000 से ज्यादा जो अमेंडमेंट हुए हैं संविधान सभा में 2 साल 11 महीने 18 दिन में, उनमें उनका डिफेंस जो करा है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने करा है। मतलब जो लोग भी ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका योगदान नहीं था, सारी चीज, इनमें से किसी ने भी संविधान सभा की ना तो डिबेट पढ़ी है, ना इन्होंने ढंग से संविधान पढ़ा है। ये सिर्फ इनके माइंडसेट में है कि नहीं यार उनको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। अब मैं आपको 5 रीजन देने वाला हूं कि क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है। पहला जो रीजन है
वो रीजन है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन होना क्या होता है। किसी भी चीज़ का जब आप हेड होते हैं, मान लीजिए कि हम महेंद्र सिंह धोनी की बातें करते हैं या कोई रोल उनको दिया जाता है कि 2011 का वर्ल्ड कप किसने जीता, धोनी का नाम आता है। उसमें टीम का भी योगदान होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि टीम का योगदान नहीं होता। जो भी 299 लोग थे उन लोगों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, उनके पीछे जो टीम थी, स्टाफ था, सबका योगदान है, सबका देश था। लेकिन अगर ये बात होगी कि वास्तव में निर्माता कौन है, तो जिन्होंने डिफेंड करा है, जब आप ड्राफ्ट बनता है, एक ड्राफ्ट बनता है, दूसरा ड्राफ्ट बनता है, बार-बार उस पे डिबेट होती है। कौन आता था डिफेंड करने कि भाई अनुच्छेद 14 होना चाहिए, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए? अब कोई मुझे बताए कि भारत में संसदीय व्यवस्था क्यों है, भारत में अमेरिका वाली व्यवस्था क्यों नहीं? अगर आप ये डिबेट करेंगे तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर की स्पीच के पास जाना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए जवाबदेही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात उन्होंने बोली है और उन्होंने इसको दार्शनिक तौर पे, फिलॉसफिकल तौर पे डिफेंड करा है। भारत में जो व्यवस्था है अनुच्छेद 14 से लेके 17-18 तक इक्वलिटी के बारे में जो बातें हैं, वो कहाँ से आई हैं? उनको कैसे डिफेंड किया गया है? भारत में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, उसको किसने डिफेंड करा है? और एक लाइफ लॉन्ग जो स्ट्रगल था उनका, एक लाइफ लॉन्ग जो जर्नी थी उनकी इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए, एक सम्मानपूर्वक जीवन के लिए लोग रह पाएँ उस तरह से, वो सारी चीज़ें संविधान में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने ये सारी चीज़ों को डिफेंड करा, इनको लॉजिकल तरीके से आर्ग्यू करा, अपनी बातें रखी और 2 साल 11 महीने 18 दिन प्रेज़ेंट रह के इस कॉन्स्टिट्यूशन को अलग बनाने का और एक बेहतरीन संविधान बनाने का काम करा। तो संविधान निर्माता हुए उसमें। मतलब इसके लिए बहुत मैथ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है यार, कि जिसने इतना योगदान करा, इतना बेहतरीन तरीके से डिफेंड करा, वो सारी चीज़ों का जो संविधान के लिए ख़ास है, वो होंगे निर्माता। दूसरा लॉजिक आता है कंपैरेटिव एस्पेक्ट का। बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाबा साहब डबल पीएचडी थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी करी थी, लॉ में भी पीएचडी करी थी। आजकल हम लोग एक पीएचडी करते हैं, उसके बाद भी काफ़ी नॉलेजेबल हो जाते हैं। लेकिन डबल पीएचडी करने के बाद उन्होंने दुनिया के अलग-अलग देशों के संविधान से जो बेहतरीन बातें थी, वो लाके अपने संविधान में इस्तेमाल करने की कोशिश करी और इनोवेशन भी करा। अब बहुत लोग कहते हैं कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है। यार इतने पगले कैसे हो सकते हैं आप? आपके घर में कभी शादी हुई है? आपने क्या करा होगा कि यार उनके भैया में घोड़ी वहाँ से हम लोग लेके आए थे। उनके यहाँ का हलवाई बहुत अच्छा था, उनका लहंगा बहुत अच्छा था। ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हैं? क्योंकि दुनिया में जो भी बेस्ट होता है वो केवल उसी दुनिया का नहीं होता, वो सबका हो जाता है। फ्रांस की क्रांति में इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का नारा दिया गया कि भाई बराबरी ज़रूरी है, बंधुत्व ज़रूरी है कि लोग समान हों। हमने वो चीज़ अपनाई, हमारे क्रांतिकारियों ने वो बातें अपनाई। रसिया की क्रांति हुई, भगत सिंह जी उससे प्रभावित हुए, नेहरू जी प्रभावित हुए, सुभाष चंद्र बोस प्रभावित हुए। कोई भी चीज़ दुनिया में जो बेहतरीन होती है, दूसरे देश पे प्रभाव पड़ता है। हम किस आधार पे कहते हैं कि ज़ीरो दिया है भारत ने? मतलब जब हमने ज़ीरो का आविष्कार करा, तो सारी दुनिया का हो गया ज़ीरो। अब दूसरा देश वाला अगर ज़ीरो का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके यहाँ के लोग बोले कि अच्छा ज़ीरो का इस्तेमाल कर रहा है, कॉपी कर रहा है। नहीं, वो एक बेहतरीन इस्तेमाल है। हम सूर्य कुमार यादव को ये बोलते हैं कि वो कॉपी कराए। वर उस चीज़ को अप्लाई करना जीनियस का काम है। उस तरह से स्कूप मार पाना डिविलियर्स जैसे, वो शॉट तो दिलशान ने खोजा था। लेकिन हम डिविलियर्स को, सूर्य कुमार यादव को इतना एक्सीलेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि उस चीज़ को उस कंडीशन में उन्होंने बनाया कि वो वहाँ इस्तेमाल हो पा रहा है। तो ये कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जिनको भी नहीं पता होगा, जो कॉपीड है वो 1935 का जो एक्ट था, उससे लिया गया है। और इस लॉजिक के हिसाब से बीएन राव जितने लोग बताने की कोशिश कर रहे हो कि संविधान निर्माता है, आप फँस जाएँगे। अगर आप कॉपीड भी बोलेंगे, तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बहुत बार 1935 के एक्ट से प्रभावित है और उस एक्ट का कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो एक वर्ज़न क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि बीएन राव ने क्रिएट करा, वो उसके काफ़ी नज़दीक था। तो कॉपीड वाला लॉजिक नहीं चलेगा। उन्होंने दुनिया में जो बेस्ट चीज़ें हैं उनको चुनने की कोशिश करी, उनको लाने की कोशिश करी और उसको अपनी कंडीशन में अप्लाई करने की कोशिश करा। अब कोई मुझे बताए कि अनुच्छेद 17 जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, वो दुनिया के किस जगह से लिया गया है? भाई दुनिया के किसी और जगह पे अनटचेबिलिटी थी ही नहीं। ये भारत का आविष्कार था कि कोई दूसरा इंसान जो होमो सेपियंस है, उसको छूने से लोग अपवित्र हो जा रहे थे और इस वजह से यहाँ पे ये कानून बनाना पड़ा। तो उन्होंने दुनिया के जो बेहतरीन संविधान थे, उन संविधानों से बेहतरीन व्यवस्था लाने की कोशिश करी, जहाँ पे इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी हो, डिग्निटी हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ हो। वर्ड थोड़े टफ हैं, पढ़ा करो। ठीक है, तो वो लाने की कोशिश करी। तो जो आदमी इतनी चीज़ें कलेक्ट करके, इतनी चीज़ों को लाके यहाँ डिफेंड करके इस कंडीशन में अप्लाई कर सकता है, उसे अगर आप फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे, तो किसे बोलने की कोशिश करेंगे? अब तीसरी बात मैं करता हूँ कि तीसरा रीज़न क्या है उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहने का?
इस देश में अलग अलग विजन्स थे जब संविधान बन रहा था। तीसरा रीजन है इम्पैक्ट का। बहुत बार हम बोलते हैं कि फादर का मतलब ये नहीं होता कि उसी इंसान ने उसको क्रिएट कर दिया। फादर का मतलब इम्पैक्ट का भी होता है कि किसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। बहुत बार बोलते हैं ना कि वो फादरली फिगर थे मेरे लिए, मतलब उनका बहुत प्रभाव था मेरी जिंदगी में। तो संविधान में किनका बहुत ज्यादा प्रभाव था? इस देश में 3 तरह की विचारधाराएं चलती थी उस दौर में जब संविधान बन रहा था। एक नेहरू जी का विजन था, एक गांधी जी का विजन था और एक अंबेडकर जी का विजन था। लेकिन भारत के संविधान को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो गांधी जी के विजन के बहुत नजदीक नहीं था संविधान। उसका रीजन बहुत तरह का हो सकता है कि जो गांधीयन विजन था कि ग्राम स्वराज होगा, गांव केंद्र होंगे, वो सारी चीजें नहीं मानी गई। गांधी जी से मुझे बहुत लगाव है, लेकिन संविधान के ऊपर जो गांधी जी का प्रभाव है वो बहुत कम प्रभाव है संविधान में। इसी वजह से जो ग्राम को या 73rd अमेंडमेंट करके जो बाद में किया गया है 1990 के दौर में, तब गांधी जी वापस आते हैं। लेकिन उस दौर में संविधान में गांधी जी का उतना असर नहीं दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असर नहीं था, शराबबंदी को लेके या जो डीपीएसपी में चीजें हैं उनको लेके गांधी जी का असर था, लेकिन जो इम्पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर का है वो किसी का नहीं। रीजन है कि संविधान का जो अवधारणा है वो बहुत बार लिमिटेड गवर्नमेंट की तरफ ले जाता है कि संविधान सरकार को उन चीजों को लिमिट करता है, लोगों को लिमिट करता है। मौलिक अधिकार की जितनी अवधारणा है, इक्वलिटी को इतना पहले रखना। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 सबसे पहला मौलिक अधिकार क्यों बनता है, या इक्वलिटी पहला मौलिक अधिकार क्यों बनता है? बताने की कोशिश करें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। वो इस वजह से क्योंकि उस तरह का विजन था कि बराबरी बहुत जरूरी है। उसके बाद स्वतंत्रता आती है, उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता आती है, सारी चीजें आती हैं। तो इस देश में जो इम्पैक्ट था संविधान में वो गांधी जी का उतना नहीं था। नेहरू का एक विजन था कि विज्ञान आएगा, जो हमारी जाति है, धर्म के प्रति जो लगाव है वो व्यक्तिगत हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। उनका भी कुछ असर दिखता है, लेकिन जितना इम्पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर का दिखता है उतना किसी का नहीं दिखता। तो जिनका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा वही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाएंगे। ये तो 3 रीजन मैंने आपको दे दिए कि उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। चौथा रीजन है कि आप इतिहास देखने की कोशिश करें कि इस संविधान को जो नैतिकता मिली है कि यार ये संविधान देश का बेहतर करेगा, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के उस संविधान सभा में जोड़ने के बाद मिला है। अगर आप बाबा साहब का स्ट्रगल देखेंगे, वो किन चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? वो कह रहे थे कि ठीक है आप लोग अंग्रेजों से आजादी तो मांग रहे हो, लेकिन जिन लोगों को हजारों साल से गुलाम बनाया गया है, जब अंग्रेज नहीं थे तब से उनको गुलामों की तरह ट्रीट करा जा रहा है, उनकी आजादी के बारे में क्या? उन्होंने गांधी जी से टक्कर ली। पूना पैक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। और उन्होंने उन लोगों के लिए जो एक बड़ा तबका था जिन्हें अब भी स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, सिर्फ अंग्रेज नहीं थे जिन्होंने उनको गुलाम बनाया था। यहाँ की रूढ़िवादी थिंकिंग, यहाँ की जातिवादी मानसिकता या जो व्यवस्थाएं थी जाति व्यवस्था, उन्होंने उनको कैद रखा था। अब वो चीजें वो लेके आते हैं और सबकी आजादी के बारे में बातें करते हैं। तो सबकी आजादी, सबकी बराबरी वाली जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं तभी कंप्लीट होती हैं जब बाबा साहब इस संविधान को लीड करते हैं। सोचने की कोशिश करो कि उस संविधान सभा में बाबा साहब नहीं है, रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, बराबरी की व्यवस्था नहीं है, क्या आज हम उस संविधान को मान रहे होते? हम में से ज्यादातर लोग उस संविधान को इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें बराबरी है, उसमें स्वतंत्रता है, उसमें बंधुत्व है। तो उनके आने से संविधान का जो नैतिक ग्राउंड है वही चेंज हो जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, उन्होंने एक स्पीच दिया था। उन्होंने पता है क्या बोला था स्पीच में? उन्होंने बोला था कि संविधान अगर संवैधानिक नैतिकता के हिसाब से नहीं चलेगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा था कि हीरो वर्शिप नहीं करना चाहिए, मतलब ना मुझे ना किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को ऐसे बनाने की जरूरत नहीं कि वही सब कुछ है। कानून का शासन होना चाहिए। लेकिन बहुत बार आप देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों को इसी से दिक्कत है कि कानून का शासन है, इसी से दिक्कत है कि लोग बराबर हैं। तो बहुत लोग जिनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से दिक्कत है, इस सच उनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है जो संविधान उन्होंने बनाया है, जिसमें बराबरी है, जिसमें रिजर्वेशन है, जिसमें कानून का शासन है। क्योंकि उनको आदत लग गई है प्रिविलेजेस इस्तेमाल करने का कि अच्छा भैया आप बैठिए पहले, अच्छा आप बैठे हैं तो हम उठ जाएंगे। ये वाली बातें अब नहीं चलेंगी ना संविधान आने से। तो बहुत लोग जिनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्रिटिक करना है या थोड़ा डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करना है, वो लोग वो नहीं है जिनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से डायरेक्ट दिक्कत है, एज ए पर्सन जो है उनसे दिक्कत है, उस आइडिया से दिक्कत है जहां सब लोग बराबर हुए जा रहे हैं। तो ये तो मैंने चौथा रीजन आपको दे दिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो क्यों फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब पांचवा रीजन आता है कि बाकी लोग जिनका नाम लिया जा रहा है, या इस पूरे डिबेट की शुरुआत जहां से हुई है, वो डिबेट है
अरुण शौरी की वजह से। अरुण शौरी ने एक किताब लिखी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड करके, और उस किताब में उन्होंने बताने की कोशिश करी, जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस उन्होंने यूज करा, कि नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ना तो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान था, ना उनका बहुत ज्यादा योगदान था संविधान निर्माण में, जो फैक्चुअली बहुत गलत नहीं है। और उन्होंने एक किताब अभी 2024 में भी लिखी है सावरकर के ऊपर। जो मेथड उन्होंने पहले इस्तेमाल करा था वही मेथड उन्होंने बाद में सावरकर के ऊपर इस्तेमाल करा, और उनको भी साबित करा कि गोडसे और सावरकर लिंक थे। उनको भी साबित करने की कोशिश करी कि बहुत तरह के प्रिविलेजेस उनको मिलते थे, बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। तो अरुण शौरी कितने सीरियस राइटर हैं वो आप देख सकते हैं दोनों जगह पे। पहले उन्होंने अंबेडकर जी को टारगेट करा, बाद में उन्होंने सावरकर को टारगेट करा, और इस तरह से लिखने की कोशिश करी। तो अरुण शौरी का ही आर्गुमेंट यूज किया जा रहा है, जो ग्वालियर में हर बाकी जगह जो ले आके एक किताब पढ़ के, अच्छा ये बातें हुई वो बातें हुई। इनमें से कितने लोग हैं जो साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं? इनमें से कितने लोग हैं जो तिलक जी की राइटिंग के बारे में जानते हैं? उनकी एक किताब थी स्वराज, जहां पे सीधे कहते हैं कि हम ब्रिटिश से आजादी नहीं चाहते, हम ब्रिटेन के अंदर रहते हुए स्वायत्तता चाहते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि 1929 में जब नेहरू जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। उसके पहले कभी स्वतंत्रता मांगी ही नहीं गई, स्वराज मांगा गया है, स्वायत्तता मांगी गई है। तो इतिहास पढ़ा करो, नहीं तो ऐसे ही कोई इंसान आएगा और आपको एक उम्मीद दिखाएगा कि नहीं, मैं आपको अब संविधान से बचा लूंगा। संविधान से नहीं बच पाओगे। संविधान इस देश में रहेगा क्योंकि संविधान ही इस देश का आधार है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि वहां पे खुश हुए जा रहे हैं कि नहीं यार, कोई उम्मीद की किरण आ गई है अब ग्वालियर में, जो बाबा साहब से बचा लेगा। नहीं, संविधान से आप बच के नहीं जा पाओगे। रीजन ये है कि संविधान इस देश का आधार है। वो बराबरी की बात करेगा, वो स्वतंत्रता की बात करेगा, समानता की बात करेगा, और उसे मानना पड़ेगा। समान हैं लोग, ये बात माननी पड़ेगी, अपने दिमाग में डाल लो। तो अगर किसी भी इंसान को लगता है वो समान नहीं है, तो जाके ब्लड बैंक जाओ, अपना खून दो, चेक कराओ, उसमें ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव यही सब आएगा, उसमें ये नहीं आएगा। अच्छी बात है कि उसमें बेवकूफ़ी और ये सब नहीं आता, नहीं तो वो लोग ऐसे ही पकड़ा जाए। अब आपको जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल लॉजिक ये है कि बहुत लोगों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, इस सच पर्सन से भी दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत उस आइडिया से है कि यार संविधान कैसे लागू हो गया। तो उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, इतिहास में देखने की कोशिश करो। हमारे इतिहास में बहुत सारे महान लोग हैं, उन सब की रिस्पेक्ट है, उन सब का आकलन होना चाहिए, उन सब के बारे में बातें होनी चाहिए। लेकिन एक तरफा कोशिश कि नहीं भाई, ये नहीं है, वो नहीं है, पूरे टाइम यही लगा के रखना, ये गलत चीज़ है। संविधान पढ़ने की कोशिश करो। जो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करते हैं, आप भी संविधान पढ़ने की कोशिश करो। जिन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर से दिक्कत भी है, आप भी संविधान पढ़ने की कोशिश करो। आप संविधान के अराउंड डिबेट करने की कोशिश करो। व्यक्तिगत बातें, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी जो आएंगी। किसी भी इतिहास में बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप लेके आने की कोशिश करेंगे, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आज के वक्त से फिट नहीं बैठती हैं। लेकिन गोल ये है कि इससे संविधान का क्या फायदा होगा। उन्होंने इतनी मेहनत करके 299 लोगों की टीम के साथ मेहनत करके इतना बढ़िया संविधान बनाया है, और हमें इस बात से प्राउड होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। बहुत लोग जो संविधान पढ़ते हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर 365 के बीच में जो बातें होती हैं कि जरूरत पड़ने पे जो हमारा संघीय देश है, मतलब फेडरल जो स्ट्रक्चर है, वो यूनिटरी बन जाता है। ये कोई बताए मुझे कि ये किस देश से लिया गया है? ये बाबा साहब का अप्रोच था, जहां पे वो मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे कि फेडरल से यूनिटरी में जरूरत पड़ने पे कन्वर्ट हो जाए। आपको ये भी पता होगा कि भारत का जो संविधान है वो ब्रिटेन से काफी प्रभावित है, संसदीय व्यवस्था है। लेकिन कुछ बातें हैं जो अमेरिका से ज्यादा प्रभावित हैं। तो भारत के संविधान में ब्रिटेन की भी बातें हैं, अमेरिका की भी बातें हैं। ये बातें कहाँ का इनोवेशन है? तो जितने भी आर्गुमेंट है, कॉपीड कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जब भी इस तरह की बातें करते हैं, आप संविधान का अपमान करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप इस तरह की बातें करते हैं कि हमारा संविधान तो, इसमें इतनी कमियां हैं, आप कमियां निकाल सकते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि नहीं, संविधान इसलिए गड़बड़ है क्योंकि लोगों को बराबर कर दे रहा है, तब प्रॉब्लम है। और इस देश में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका आधार संविधान है। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, संविधान की शपथ लेता है। कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है, संविधान की शपथ लेता है। कोई भी राष्ट्रपति बनता है, वो संविधान की शपथ लेता है। तो संविधान से बच के कहीं नहीं जा पाओगे, समानता से बच के नहीं जा पाओगे, और इंसान बनने से बच के नहीं जा पाओगे। बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बेहतरीन समाज बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करते हैं जहां हम सब एक दूसरे से बात कर पाएं, और बेहतरीन आवाज में बात कर पाएं, और एक प्यार से, मोहब्बत से अपना देश बना पाएं। और उन सब का आधार तो रख ही गया है। तो इस वीडियो में यही बताने का गोल था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से संविधान बनाया।
बाकी लोगों ने कैसे योगदान दिया, और जो ये पूरी डिबेट है, इस डिबेट से फ़ायदा ही होना है उन लोगों का जो संविधान पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने एटलीस्ट 300 लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट की पीडीएफ भेज दी है। इस तरह से बाकी लोग भी संविधान पढ़ने लग जाएँगे। आप सब संविधान पढ़ो, और अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करके बताओ। मैं एटलीस्ट 100-200 वीडियो संविधान पे, डिबेट्स पे, इन लोगों पे बना सकता हूँ। कमेंट करो, सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।